बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपके साथ मजीद अपडेट्स के साथ एक बार फिर हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त आज इंतहाई मज़का खेज सूरत हाल गुज़श्ता कल और आज के दिन हुई परवेज़ इलाही साहब के केस में यकीनी तौर पर यह इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज में आ चुकी होगी कि परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद MPO के तहत जहाँ गिरफ्तार किया गया, वहाँ बदरिया हेलीकॉप्टर उनको अटक जेल पहुँचाया गया। इमरान साहब खान साहब को मनाने के लिए खसूसी पैगाम दिया गया, मगर मज़का खेज सूरत हाल उस वक्त बन गई जिस वक्त उनके खिलाफ जनाब साहब अटक जेल के जो वारंट निकाले गए तो पता ये चला कि वहां का जो एहलकार है उनका तबादला कर दिया गया इस्लामाबाद, और साथ ये भी हाई कोर्ट के अहकामात को कह दिया गया कि जनाब ये अहकामात तो हमें मौसूल ही नहीं हुआ है। आपको एक और मज़का के सूरत हाल बताएं कि आज जनाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो जज साहब थे अमजद रफीक साहब उन्होंने बुलवाया डॉक्टर उस्मान अनवर को, DIGs को, IGs को और उन तमाम अफराद को जो उस वक्त उनके साथ थे, परवेज़ इलाही के साथ, जो उनको छोड़ने गए थे गुज़श्ता दिन। हालत तो यह थी कि डॉक्टर उस्मान साहब ने वहां पर कसम उठा ली और इंतहाई संजीदा अंदाज में कहा कि मुझे वाकई इल्म नहीं। नाब जस्टिस साहब ने पूछा कि आप हकीकतन नहीं जानते कि परवेज़ इलाही साहब को ले जाने वाले कौन लोग थे? उन्होंने कहा था, हजूर मैं बिल्कुल नहीं जानता। आप इससे अंदाजा लगा लें कि रियासत की क्या हालत होती है। इसी असना में खोसा साहब बोले कि ये तस्वीर बता रही हैं कि ये लोग कौन थे और आप इसमें भी नहीं जानते। यहां पर डॉक्टर उस्मान साहब संजीदा हो गए कि मैं आपसे मजाक तो नहीं कर रहा, मुझे हकीकतन नहीं पता। अभी ये बात चल ही रही थी, इसी असना में जनाब साहब हुआ ये कि उन अमजद रफीक साहब का, जस्टिस साहब का ट्रांसफर मुल्तान बेंच की तरफ कर दिया गया। जब लिहाजा ये है अगले 28 अक्टूबर तक वो वहां पर रहेंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो ये सूरत हाल रही, दूसरी तरफ जो इस वक्त सूरत हाल थी परवेज़ इलाही साहब की, उनको जो बचाने की कोशिश थी, उनको एंजाइटी डिप्रेशन होना शुरू हो गई, उनको पिम्स में लाया गया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि आज की रात में किसी न किसी तरह पिम्स में गुजार लूं, लेकिन इनकार कर दिया गया, नहीं जनाब आप दोबारा जेल में जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे और उसी तरह रहेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि जो अबुल हसनात साहब 8 सितंबर तक छुट्टियों पर है, जिनकी अहलिया अलील है, इसी असना में जो ड्यूटी जज थे, जब उनके पास भी उनका केस ले जाया गया जिनका नाम राजा अब्बास है, तो उन्होंने भी सुनने से इनकार कर दिया। इन तमाम बातों को अगर इख्तिसार में लिया जाए तो एक बात ज़हन में रखिए, अगर रियासत जो है ना किसी भी शख्स के खिलाफ हो जाए तो यकीनन बिल्कुल इसी तरह होता है जैसा आजकल आप इमरान खान या परवेज़ इलाही केस में देख रहे हैं। ये होता है रियासत से टकराव का नतीजा। नाज़रीन, जहां परवेज़ इलाही साहब की हम बात कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। जो पंजाब असम्बली के चेयरमैन थे 21 ग्रेड के, जिनका नाम मोहम्मद खान भट्टी फ्राम मंडी बहाउद्दीन था। नाज़रीन, मोहम्मद खान भट्टी वो किरदार रहा है जो बाद में सेक्रेटरी में भी तब्दील हुआ। इनके नाम से, चौधरियों के नाम से हमेशा एक दलाल की जिनको अहमियत हासिल थी, जो गुज़श्ता 22 साल से इंतहाई कासालेस और ताबेदार किस्म के शख्स थे। नाज़रीन, कैफियत तो यह थी, मोहम्मद खान भट्टी को जब गिरफ्तार किया गया, पहले ही हल्ले में उनसे पहली बार बात की गई, खान साहब आप बोलेंगे या हम बुलवाएं? खान साहब का आलम यह था, जिनका रोब और दबदबे की कैफियत यह थी कि पंजाब असम्बली के 2000 से ज्यादा एहलकारों पर उनका रोब था। वहां पर जनाब तोते की तरह टैं 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 करना शुरू हुए और बात की इब्तदा ही इस बात से की, जो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जनाब साहब, जो ग्रीन बेल्ट्स थी लाहौर की, जो येलो बेल्ट्स थी, उसको ग्रीन में जो ट्रांसफर तकसीम किया, यानी ये काम पहले तो कर रहे थे बुजदार साहब, मगर हमजा शहबाज ने इसे रोक दिया था। लेकिन जैसे कुछ दिनों के लिए परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने, ये वो जगह हैं नाजरीन जो लाहौर के अंदर किसी सूरत में हाउसिंग स्कीम नहीं बन सकती। इनको हाउसिंग स्कीम में बदलने के लिए जो परवेज़ इलाही साहब ने मुख्तलिफ शक्लों में जो पैसा वसूल किया, वो लगभग रकम कहलाती है 40 अरब रुपए। 40 अरब रुपए बदरिया मोहम्मद खान भट्टी लिए गए, जिसमें मोहम्मद खान भट्टी भी हिस्सेदार था। इसके अलावा जो गुजरात का बजट 57 अरब रुपए दिया गया, उसमें से 30 अरब रुपया भी मोहम्मद खान भट्टी के जरिए दिया गया। और इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी हाउसिंग स्कीमें थी, गुजरात तक, मंडी बहाउद्दीन तक, रोड की कंस्ट्रक्शन, रोड के ठेके और दीगर मामलात थे, किसी भी तरह की जनाब सब फाइल्स थी जिन पर साइन सिग्नेचर करवाने होते थे और अंडर द टेबल जो भी काम करवाने होते थे, उसमें मोहम्मद खान भट्टी पेश था। तो ये कुल रकम जो 1 साल 2 साल का तखमीना लगाया गया, ये 2 खरब से ज्यादा है। नाज़रीन, हम तो शाजिया मरी को रो रहे थे 57 अरब रुपए, यहां मोहम्मद खान भट्टी साहब महज 10 मिनट में उन्होंने बताया। उसके साथ साथ कुछ बातें अभी वो नहीं बता रहे थे, उनको एक फुटेज दिखाई गई। फुटेज क्या थी आप गौर कीजिएगा। कैफियत उनकी ये थी, वो उन्होंने कहीं जाता हुआ 1 रुपया भी नहीं छोड़ा।
हत्ता कि अपनी पंजाब असेंबली में किसी को पीएन भी भर्ती करवाना हो, उसके साथ साथ सिक्योरिटी में भर्ती करवाना हो, एडमिन में भर्ती करवाना हो, कहीं भी हो, चाहे अपने इलाके या गुजरात डिस्ट्रिक्ट या कहीं से भी कोई शख्स आया है, यानी कि उसकी तालीम चाहे प्राइमरी क्यों नहीं है, माली की सतह पर क्यों नहीं है, वो वहां से बदगुमानी शुरू होती थी और मिनिस्टर तक, वुज़रा तक जा रही थी। और इस तमाम चीजों का जनाब साहब जो सेकंड हैंड थे वो मोहम्मद खान भट्टी साहब थे। साथ साथ जो उनकी शराब और कबाब की तो बात ही ना करें, ये तो आम बात हो गई। जब आपने सब कुछ बेच दिया तो ये तो अमूमी बात हो गई। चाहे वो इदारे में काम करने वाली लड़कियां हों मुख्तलिफ शक्लों में, वो भी उनकी मंजूर नजर रही। उसके साथ साथ पंजाब असेंबली के हमरा एक बहुत आइडियल होटल है, बड़ा बेहतरीन किस्म का रिजॉर्ट है, वहां पर भी मुस्तकिल महानावार पूरे 1 साल के लिए जनाब उनको रूम मिले हुए हैं, जहां पर दीगर भी अयाशी करते थे। वहां से भी काफी सारी फुटेजेस वसूल हुई जो उनको दिखाई गई कि जनाब ये आपकी फुटेजेस हैं, ये आपकी पैसा खाने की फुटेजेस हैं, अब बताइए अब आप क्या कहते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने वो कुछ बताया है जिसके बारे में अभी तखमीना लगाया गया है। महज गुज़श्ता 5 साल का जो तखमीना है 5 खरब से ज्यादा का है नाजरीन, 5 खरब से ज्यादा ये बताया गया है। और अगर पिछले 22 साल का लिया जाए तो जो दलाली इस खानदान ने की है चौधरी खानदान के साथ, जिसके नाकाबिले तरदीद जमीनी सबूत है, यही सबूत वो है जो परवेज इलाही साहब को बताए गए हैं कि जनाब अगर आपने सिमत ना बदली तो मोहम्मद खान भट्टी जहां नहीं बचेगा वहां आप भी नहीं बचेंगे। अब आपको एक फैसला करना होगा, मुनास इलाही या परवेज इलाही, कंपनी या पीटीआई। अदरवाइज मोहम्मद खान भट्टी वादा गवाह बन चुका है। वो बता रहा है, हालम तो यह था कि मोहम्मद खान भट्टी ने यहां तक भी बताया कि पंजाब असेंबली में अगर किसी शख्स से उसने 10 रुपए भी खाए हैं और चाय भी पी है, और यहां तक भी आपको बताया असेंबली में काम करने वाले अमले के हमरा जिस खवातीन पर उसकी निगाह थी वो निगाह भी बताया गया कि उस पर मेरी निगाह क्यों थी और मैंने किसी भी खातून को अगर इस्तेमाल किया है कब तक कहां तक इस्तेमाल किया है। नाज़रीन ये तो इनकी हकीकत थी, ये तो एक टाउट थे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके साथ साथ नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी सियासत की क्या सूरत हाल है। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चले, आपको मुबारक हो, बिजली का यूनिट 10 रुपए 20 पैसे मोरखा 12 सितंबर को दोबारा बढ़ रहा है। 10 रुपए 20 पैसे फी यूनिट दोबारा बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल आपकी इतला के लिए अर्ज है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे फौज के अंदरूनी तनाज़ात कहाँ हैं, सियासी जमातों के क्या सबक सिखाने की कोशिश की गई है। नाज़रीन सबसे पहली चीज जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कही, सब सियासी जमातें करप्ट हैं, हकीकतन दुरुस्त कही। हम कभी भी ये नहीं कह सकते सियासी जमातें सब नेक और पाक है या इसमें रहने वाले लोग चंद एक लोग होंगे ठीक, मजमूई तौर पर ये करप्ट है तो ये सब कुछ हो रहा है। और ये भी बताया कि कोई सियासी जमात पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं, ये बात भी काफी हद तक दुरुस्त है और यकीनी है। अगर जुल्म का निजाम ये है कि जब आप कहते हैं कि कोई सियासी जमात मुखलिस नहीं तो पीडीएम को आप क्यों लाते हैं, क्यों फजल रहमान को आप आगे लाते हैं, क्यों मंजूर पुश्तीन को आप रास्ता देते हैं, क्यों ईमान मजारी को आप रास्ता देते हैं, क्यों नवाज शरीफ के पास सीआईए का एजेंट मोहसिन नकवी आप भेजते हैं। ये वही मोहसिन नकवी है जो चीफ मिनिस्टर मौजूदा सेटअप में हमारे पंजाब के हैं, यानी एवरेज शख्सियत है और 6 चैनल बना ली है। आज उसी ने ये कोशिश की कि अमेरिकन सफीर से मुलाकातें कर रहे हैं, यानी सीआईए का एजेंट अमेरिका से और सीआईए का एजेंट पाकिस्तान से, और ये साहब नवाज शरीफ साहब को पैगाम जाके दे रहे हैं कि आप लौट आइए, पाकिस्तान कंपनी का पैगाम है। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कोई सियासी जमात मुखलिस नहीं, दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को रास्ता भी देते हैं, तीसरी तरफ आप जनाब जरदारी साहब को यह भी कह देते हैं यहां से चले जाओ, हल्ला फेरने वाले हैं। चौथी तरफ आपके इस जवाब पर खुर्शीद शाह ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है, अगर पीपल पार्टी पर रगड़ा लगाया गया तो आप यकीन मान लीजिए आपको फोन यहां से नहीं अमेरिका से आएंगे। ये सीधी सीधी धमकी और सीधी सीधी बात है, यानी आलमी एस्टेब्लिशमेंट का हवाला दे रहे हैं, फिर कुछ भी नहीं छुपा रहेगा, बादशाह नंगा हो जाएगा। हकीकत तो यह है कि बादशाह नंगा हो चुका है, लेकिन दाएं बाएं लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध ली है, लेकिन सारी दुनिया देख रही है, नहीं देख रहा तो बादशाह और उसके गिर्द। नाज़रीन दूसरी सूरत हाल उन्होंने एक बात बताई, ये सारा कॉमेडी शो चल रहा है, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जी, हम एहतसाब शुरू करेंगे कराची से जीरो टॉलरेंस के साथ। शुरू कीजिए, बहुत अच्छी बात है, शुरू कीजिए, हमें खुशी होगी। मोहम्मद खान भट्टी से कीजिए, इसकी नस्लों से कीजिए, इसकी औलादों से कीजिए, इसके खानदानों से कीजिए। जैसे 5 खरब मोहम्मद खान भट्टी से अभी आपने कबूल करवाए, हमें खुशी है, आप कीजिए, लेकिन अमली तौर पर कीजिए। इस सूरत में कभी यह ना कहिए कि जनाब परवेज इलाही साहब आप छोड़ दें पीटीआई तो हम आपसे राजी, आपके 5 खरब माफ और मोहम्मद खान भट्टी को भी माफ, उसको भी सलामी देकर दोबारा ओहदे के साथ आगे रुखसत किया जाएगा। इस तरह नहीं, रगड़ा लगाइए तो मोहम्मद खान भट्टी को
भी लगाइए, साथ साथ परवेज इलाही को भी लगाइए। ये होता है एहतसाब। एहतसाब करना ही है तो जनरल बाजवा का भी कीजिए, उनसे पूछिए 12 अरब कहां से आया। कियानी साहब से बेल्जियम के जजीरे भी पूछिए, उसके साथ जनरल आसिम बाजवा से भी पूछिए। तनख्वाह तो उनकी थोड़ी सी थी, उन बच्चे उनके अमेरिका पढ़ रहे थे, हर माह 5 से 7 हजार डॉलर कैसे जाता था, पूछिए उनसे। वो सी पैक के तो चेयरमैन थे। मुशर्रफ से पूछिए कैसे हुआ, और तो और बाजवा से ये पूछिए कि कुवैत की जो रॉयल फैमिली की ऑयल कंपनी है उसमें आपने शेयर कैसे ले लिए। एक 22वें ग्रेड का अफसर, इतना पैसा उसके पास कहां से आया कि वो जनाब ऑयल के शेयर ले लेता है। एहतसाब कीजिए। FWO के पिछले 30 साल के तमाम डायरेक्टर्स का हिसाब ले लीजिए, आर्मी, मिलिट्री, पब्लिक अकाउंट्स का, सब लोगों का एहतसाब कीजिए। एहतसाब अपने अंदर से शुरू कीजिए। नदीम अंजुम साहब का कीजिए जिन्होंने पैसा छापा, फैज हमीद साहब का कीजिए। यकीन मानिए कि ये एक फहरिस्त होगी, वाकई फिर नजर आएगा कि आप अदल के निजाम पे चल निकले हैं। अगर आप अपनों को छोड़ देते हैं, और ये एहतसाब यहां से ना शुरू कीजिए, याया खान से शुरू कीजिए, जनरल रानी से शुरू कीजिए, अमीर अब्दुल्ला खान से शुरू कीजिए। शुरू करना है तो जनरल अयूब खान से शुरू कीजिए। शुरू करना है जो अख्तर अब्दुर्रहमान साहब से कीजिए, वो बेहतरीन सिपाही थे, हम भी तस्लीम करते हैं, आप भी करेंगे। मगर उनके बेटों के पास कैसे फ्लोर मिलें आ गई, शुगर मिल्स आ गई, बिजनेस आ गया। अख्तर अब्दुर्रहमान की क्या काविश है? अख्तर अब्दुर्रहमान की तो यकीनन ही थी, हुमायूं अख्तर की क्या है मुझे बताइए। और ये इनकी औलादें करोड़ और खरबपति कैसे बन जाती हैं, आम लोग क्यों नहीं बनते, ये आपको और मुझे सोचना होगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ करना है जहांगीर तरीन का एहतसाब कीजिए, अलीम खान का एहतसाब कीजिए, साबिर मिट्ठू का कीजिए। आपको मालूम पड़े कि इनके पास इतना पैसा कहां से आ चुका है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको एक और भी बताएं कि जो सूरत हाल है, जो असल इस मुल्क के गद्दार हैं उनके तो केसेस माफ किए जा रहे हैं। कराची MQM को क्यों सपोर्ट दी जनाब जनरल मुशर्रफ साहब ने, क्यों आपने सफाया किया? अब आप कह रहे हैं कि आप कराची के अंदर जीरो टॉलरेंस के साथ मुजरिमों को पकड़ेंगे, ठीक है पकड़िए, लेकिन यह काम काश पहले शुरू किया हुआ था। लेकिन अफसोस का आलम यह है, एक दिन पहले जिन 50 से ज्यादा लोगों के आपने मुलाकात की और पूरे कासल इस किस्म के मीडिया है, ये कामरान खान साहब हैं और साफी साहब हैं, तलत हुसैन साहब हैं, रीमा हैं, फलां है, ढिमकान है, अमजद है, खुदा जाने कौन कौन लोग हैं, इनके पीछे लोग हैं। ये कैसे सहाफ़ी हैं जो आपके पुल बांध रहे हैं? हकीकतन ये है कि आज -200 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर गए। जहां जहां से आपने पैसा उठाया और आप बता रहे हैं कि यहां से पैसा मिला और देखें मुल्क कैसे ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा। और जो लोग ये बता रहे हैं कि ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग रोक दें, अफगानिस्तान से वो बंद कर दें, ट्रेड को बंद कर दें, खुदा के बंदो अफगानिस्तान पे एशिया में सबसे सस्ता मुल्क बन गया। दुनिया थीसिस लिख रही है, आज 4 पे 96 पैसे अफगानी रुपया पाकिस्तान से आगे निकल गया है। वो कैसे गवर्नेंस कर रहे हैं? 40 साल वहां गवर्नमेंट नहीं रही, कैसे तरक्की कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे जा रहा है? हमें डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। यकीनन मैं भी एग्री करता हूं और आप भी एग्री करेंगे, जनरल साहब की इस बात से कोई सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, हमने भी माना। फिर आपको और हमें सोचना होगा मुखलिस कौन है पाकिस्तान के साथ। नाजरीन, अगर इमरान खान भी मुखलिस नहीं है, मत लाइए इमरान खान को, हम भी ये कहते हैं। फिर आप भी मुखलिस हो जाइए, इलेक्शन करवाइए 90 रोज के अंदर। फिर ये क्या हो रहा है कि जनाब फरवरी में इलेक्शन करवाए जाएंगे, नादरा का चेयरमैन आर्मी का लगाया जाएगा, सारा सिस्टम को बदला जाएगा, कुछ भी हो जाए इमरान खान को PM की सीट पे दोबारा नहीं लाया जाएगा, PTI को खत्म किया जाएगा। क्या ये आप लाना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा क्योंकि आलमी स्टैब्लिशमेंट चाहती है, मोदी चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान रोड बंद हुआ पड़ा, सूरत हाल तबाहकुन हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, वहां इलेक्शन होने वाले हैं। जीत डोल आपको क्या कर रहा है? और इसके साथ साथ अगला जुल्म सितम हमारे साथ ये हो रहा है, हमें तो ये महसूस होता है आने वाले दिनों में जो IMF से कर्जा लिया जाना है वो भी मोदी साहब की सिफारिश से है, ये याद रखिएगा। और मोदी ने एक और बड़ा जबरदस्त काम किया, इंडिया का नाम बदल दिया 76 सालों में पहली मर्तबा। पूरी दुनिया में अब लफ्ज इंडिया नहीं भारत शुमार होगा। और भारत का जो मजमूई नक्शा है और जो नई पार्लियामेंट में है, जिसमें लद्दाख तक हमारी सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान तक शामिल हो रहा है, ये वही रजीम है जो बांग्लादेश के साथ चल रही थी। हम आपको सपोर्ट भी देंगे, साथ भी देंगे, पैसा भी लेके देंगे और रास्ता भी आप हमें देंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है हम यहां पर यह सूरत हाल कर रहे हैं। और अमरीकी सफीर, उनका क्या काम है? हमारे IG साहब से मुलाकात करना, हमारा सफीर मिलकर दिखाए। ये सारी एक रजीम है। मरियम नवाज से कभी मिल रहे हैं, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे हैं, आज IG पंजाब से मिल रहे हैं, और वहां वजारत खारजा पीट चीख रही है कि हमें घास ही कोई नहीं डालता। यकीनन आपकी मर्जी से मिल रहे हैं, आपकी तईद से मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या कहा जाए, अफसोस का ही मकाम कहा जा सकता है। और अगली जो नई सोशल मीडिया टीम जनाब कंपनी ने बनाने का फैसला किया है, ये जरा नट टाइट करने का फैसला किया गया है। नई सोशल मीडिया टीम बनाई जाएगी जो पूरे सोशल मीडिया पे काउंटर करेगी नैरेटिव को। इसके साथ साथ आपको एक और बात भी बताएं कि आपको कुछ भी नहीं पता, इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल जो था वो चलाया और मियां चन्नू में एक मिस्त्री को मिला। आपकी आंखें बंद थी
आपको सब कुछ पता था, आपको करप्शन का भी पता है। 1300 अरब रुपया जिस वक्त माफ करवाया जा रहा था शहबाज शरीफ की तरफ से, आप जानते थे इस बात को भी, मगर आप जो बात करते हैं करप्शन सबसे बड़ी जड़ है, कोई मुखलिस नहीं, तो फिर आपने इन चीजों को कहां रोका। जो अंदरूनी खल्फशार की स्टोरी है नाजरीन, वो अजब प्रेम की गजब ही कहानी है। वहां पे आलम यह है कि जिनको जनरल बनना है वो लेफ्टिनेंट जनरल बनने के चक्कर में खामोश हैं। कुछ लोग बाजवा साहब के अपना आसिम मुनीर साहब के साथ हैं, कुछ लोग नदीम अंजुम के साथ हैं, कुछ उनकी लॉबिंग का हिस्सा हैं, कोई जनाब जनरल शाहिद के साथ हैं। अब इम्तिहान शुरू हो चुका है जनरल आसिफ गफूर का, जो कोयटा के जनाब सा कोर कमांडर है, कि स्मगलिंग ना होने पाए। ठीक है, बलोचिस्तान वाले लोग भी कह रहे हैं स्मगलिंग नहीं होगी। अल्टरनेट आपके पास क्या है? आप उनको मईशत में क्या हिस्सा दे रहे हैं? वो तो सिफर है। और जंग की सूरत हाल ये लद्दाख में जो है JF-17 है, आपको चाइना से आप लेंगे, चाइना रशिया से ले रहा है, और रशिया जनाब आप उसके साथ तो खड़े नहीं हुए, वो वही कह रहा है कि हम आपको पुर्जे देने के लिए तैयार नहीं। नतीजा फिर आप अमेरिका के अपने इंडिया के मरहून मिन्नत हो चुके हैं। वही बात जो इमरान खान ने की थी, हमारी वीडियो इस वक्त लंबी हो रही है, हम आपको वो भी इस वक्त दिखाना चाहेंगे क्लिप, जिसमें खान कहता था बाजवा साहब बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर इकानमी आई है, मत छेड़ो, बार बार पैगाम दिए, लेकिन आप तजर्बा करने से बाज नहीं आए, जिसका नतीजा आज इस शक्ल में निकला है। बहरहाल हम इसके ज्यादा और क्या कह सकते हैं, मोदी को इलेक्शन जितवाना है, कारगिल बहुत बड़े रिस्क पे लग चुका है, और इससे बड़ी सूरत हाल क्या होगी? ये लगता तो ऐसे है कि आक्रम हाईवे बड़ा करीब है, उस पर कब्जा करने की कोशिश है, रास्ता देने की कोशिश है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ करना ही है, किसी की भी मत मानिए जनरल साहब, अगर आप कुछ करने का ठान ही लिया आपने, चाइना की बात मान लीजिए। चाइना आपको क्या मशवरा देता है, वही मशवरा इमरान खान के आगे रखिए, वही सियासी जमातों के आगे रखिए। वो अगर जीरो टॉलरेंस के साथ गोली भी मारते हैं अपने वुज़रा को, तो मारिए, वाकई एहतसाब कीजिए, मगर इस गोली की इब्तिदा अपनी यूनिटों से कीजिए, अपनी सफ़ों से कीजिए, फिर सियासी सफ़ों पर आइए, फिर हम आपकी बात तस्लीम करेंगे, ये बात दुरुस्त है। और उन तमाम इल्ज़ामात को रद्द कीजिए जो होता रह गया इस मुल्क के साथ। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बिजली की सूरत हाल ये 2013 से 2023 तक जो IPPs को पैसा दिया जा रहा है, 18,000 बिलियन, 18,000 अरब रुपए अभी देने बाकी है। यहां तो हाल वही है जो सिंधी कहावत है, भैंस दूध दे या ना दे, नादर शाह तो दूध पिएगा, कहीं से भी लाओ। हाज़रीन, अगली गुफ्तगू तक एक बार फिर हाजिर होंगे मजीद अपडेट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।